सिंह जी ने जेल में कहा था कि हमारा संघर्ष अन्याय और शोषण के विरुद्ध है। शोषण चाहे देसी हो या विदेशी, जब तक शोषण जारी है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कुछ ऐसा ही संघर्ष कर रहे हैं किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत। दिल्ली में जब वे आंदोलन में बैठे, उसके बाद आंदोलन की धमक सरकार को लगी और सरकार जब इससे प्रभावित हुई तो उसने इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दमित करने के प्रयास शुरू कर दिए। उसके बाद राकेश टिकैत के आंसू निकले और उन आंसुओं ने इस आंदोलन को समंदर सा बड़ा कर दिया और सरकार समझ भी नहीं पाई कि आंदोलन इतनी ऊंचाइयों तक चला जाएगा कि आज मध्य प्रदेश के इस ट्राइबल जिले बड़वानी में राकेश टिकैत अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, हम उनसे जानेंगे कि कृषि कानून क्यों काले कहे जा रहे हैं और उनकी कानूनों को लेकर क्या मांग है और वो बड़वानी में किस लिए आए थे और अब उनकी आगे की क्या रणनीति होगी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप कृषि कानूनों के संबंध में हमेशा विरोध में रहे हैं, आप डटे रहे, आप अकेले भी डटे रहे, उसके बावजूद भी उसके बाद आप रोए, उसके बाद बहुत सारे किसान आपके समर्थन में आ गए। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार से, आपने कहा कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं अगर सरकार चाहे तो क्या सरकार ने आपसे बातचीत करने के लिए कदम आगे बढ़ाए? नहीं, 22 जनवरी के बाद में सरकार हमको नहीं, 22 जनवरी के बाद में हम सरकार के दरवाजे के बाहर हैं और सरकार दरवाजा बंद करके अंदर है। उसको बता दिया हमने कि आप बात करना चाहते हैं तो हम दरवाजे के बाहर बैठे। नहीं तो कृषि कानूनों में कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि किसानों के विरोध में है, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं? नहीं, पूरा ही काला है। जब तो सही से जब बताओ ना, जब उसमें कुछ सही हो, जब पूरा का पूरा काला है, वे उसमें 18 संशोधन करने चाहता है जी। तो जो कानून बनते ही संशोधन मांगने लगा तो इसका मतलब पूरा ही बीमार है। और हम उस पर बात करना ही नहीं चाहते ना सरकार से। सरकार कह रही कि इस पर संशोधन चर्चा करो, हम कहा कि इसको कैंसिल करो। जैसे अभी एक है उसमें भंडारण वाला है जैसे मामला, हम कह रहे हैं कि भाई भंडारण गलत है ये पूर्ण रूप से, और उन्होंने दालों में मानना, दालों में भंडारण कौन रहते हैं, और ये कहा कि भंडारण नहीं होगा। अभी तो कानून लागू भी नहीं है पूरे, अभी से ही उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। उससे होगा क्या कि बड़े बड़े गोदाम बन गए, वे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, अपने गोदाम में भरेंगे, फसल का रेट खत्म होगा, उसके बाद में महंगाई करेंगे, शॉर्टेज दिखाएंगे, महंगे में बेचेंगे। जब फसल आएगी अपना माल, पुराना माल मार्केट में निकाल लेंगे, मार्केट को डाउन करेंगे, नया माल फिर खरीदेंगे, फिर करेंगे तो 2 महीने सस्ता रखेंगे, 10 महीने महंगा बेचेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज थी जब आप आंदोलन पे बैठे तो आपको इतनी तटस्थता से आपकी मानसिकता को दृढ़ कर गई कि नहीं अब आर या पार की लड़ाई लड़ना है? और अब क्या लगता है आपको कि ये लड़ाई अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है या दल बदल होता है तो उसके बावजूद भी आप ये लड़ाई जारी रखेंगे क्या अगर संशोधन नहीं होता है? ये संशोधन तो सरकारों को करना है, चाहे कोई भी सरकार। कोई भी सरकार हो, मेरा किसी सरकार से वो नहीं है जी। हमारा यह है कि अगर सरकारें कोई भी गांव गरीब किसान के खिलाफ कोई भी बोले पाएगी तो हम उसके खिलाफ आंदोलन हमारा खड़ा रहेगा। भूमि अधिग्रहण एक्ट था, वो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसको चेंज करा, उस पर मूवमेंट खड़ा करा। आज ये गलत चीजें करेगी तो इसके खिलाफ होगा। पर आप पर आरोप लगा रहे हैं दूसरे दल की विदेशों से फंडिंग होती है। आपका एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें आप सोए हुए हैं और वहाँ एक एसी लगा हुआ है, उस पर बहुत सारे लोग। तो सच्चाई क्या है, हम राकेश टिकैत से जानना चाहते हैं। मुझे एसी से वो आदमी बताओ कि जिसको नफरत है, तो मैं उसको जवाब दे दूंगा भाई। तो मतलब गाड़ी में किसकी एसी नहीं है? कौन आदमी जो बगैर एसी के चलता होगा? कौन आदमी है कि जो ट्रेन में बगैर एसी वाले उसमें चलता होगा? किसके घर में एसी नहीं है? अगर वो आदमी कोई हो हिंदुस्तान में, वो मुझे बता दे, मैं उसका जवाब उसको दे दूंगा। तो मतलब वहाँ एसी था? अरे एसी तो आज भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मीडिया के लिए अगर मीडिया हाउस एक बना दिया, बाहर के हमारे गेस्ट आते हैं, कोई वहाँ कोई किताब लिखने वाला कोई लेखक आता है, वो कहता है कि मुझे 8 दिन रुकना है यहाँ पे, तो उसको कहाँ रुका? होटल तो हमारे पे है नहीं, हमने ट्रॉली में ही एसी लगा रखी है वहाँ पे रुकने की। जो उस तरह के लोग आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है। वे 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, वहाँ पे छात्र आते हैं, उसको रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे बाहर से पत्रकार आते हैं, वे वहाँ रुकते हैं 8-8 दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक रुकते हैं। वहाँ पे एसी लग रहा, वे उसमें बैठो, अपनी रिसर्च करो,
वहाँ पे टीवी लग रहा है, उन्हीं का ये रूम है। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। हाँ। चूंकि आप मध्य प्रदेश की सरजमी पर खड़े हैं, पास में ही नर्मदा सरदार सरोवर का बांध बना था, जिसमें 57% बिजली जो है ये करार हुआ था कि मध्य प्रदेश को मिलेगी, और 57% बिजली में 57% बिजली तो अभी मिली नहीं है। 9 रुपए यूनिट के समथिंग मध्य प्रदेश सरकार जो है बिजली दे रही है। दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश से बिजली खरीदती है, वो दिल्ली सरकार 4 रुपए प्रति यूनिट दे रही है। ऐसी स्थिति में आपने मध्य प्रदेश में आने से पहले मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं का क्या अध्ययन किया, कुछ बताएंगे आप? मध्य प्रदेश भी बिक गया, पूरा देश बिक गया। जो चीज़ यहाँ पे पैदा होती है, उन गाँव को, जो गाँव यहाँ से उन गाँव को तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए, उसके नज़दीक में उनके स्कूल खुलने चाहिए, हॉस्पिटल में उनकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन वे 150 से ज़्यादा गांव उठे और वे दर दर की ठोकरें खाते फिर वे यहाँ के पक्षी, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है उसका नुकसान हुआ है, यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ है। उनकी जो भावनाएं थी, जब गांव छोड़कर लोग अलग अलग जगह जाएंगे तो उनको आने वाली 4 पीढ़ी तक भी, जब वे किसी दूसरे गांव में बसते हैं तो उनको कहते हैं कि ये वहाँ के लोग हैं। अगर वे गुजरात में जाएंगे तो कहेंगे कि ये मध्य प्रदेश साहिब है। यहाँ पे उनकी आने वाली 10 पीढ़ियों तक भी उसको एक किस्म से वो लगा कि ये बाहर के हैं, तो वो कहाँ से लेकर आओगे उसको कोई कीमत में नहीं उसको कोई दे सकता। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने आपके समर्थन में इतना संघर्ष किया, वे सड़कों पर उतरे, आपके लिए रैलियां करी, मसाल जुलूस निकाले। क्या आप भी इन मुद्दों को एजेंडों में लेंगे? क्योंकि पानी जो है, मानव सभ्यता वहीं बसती है जहाँ पानी होता है, इसीलिए नदी के किनारे सारी मानव सभ्यताएं बसी है। तो क्या आप इन मुद्दों को भी लेंगे? क्योंकि पानी किसानों के लिए एक अहम प्राणवायु जैसा है, तो इन मुद्दों को भी आप अपने एजेंडों में लेंगे? एजेंडे में ले रहे हैं। और जो यहाँ की बड़ी लीडर यहाँ की है मीना पाटेकर जी, उनसे हमारा पिछले 30-35 साल से संबंध है जी। टिकैत साहब के साथ भी उन्होंने आंदोलन में काम किया। ये नहीं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ये अभी से ही हम इस आंदोलन में, हम बहुत पुराने इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और जो भी विचारक आदमी होते हैं, जो भी आंदोलनकारी आदमी होता है, किसी भी उस पर आंदोलन करता है तो उनकी कुछ समस्याएं होती है, उस पर सरकारों को निराकरण करना चाहिए, सरकारों को उसको समाधान करना चाहिए। 2 साल के लॉकडाउन में देश ने देखा कि जो भी संसाधन थे वो कहीं ना कहीं भरे रह गए, लोग घरों में बसे रह गए, और जो किसान थे उनके द्वारा जो अन्न उगाया गया, सिर्फ उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो जनमानस है वो 2 साल तक लॉकडाउन के दौरान घर में रहा। ऐसी स्थिति में किसानों के प्रति संवेदनाओं के स्तर पर एक आम जन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि किसानों के दर्द को आप जब बयां करते हैं तो सिर्फ सरकार के सामने करते हैं, एक आम व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि किसान का दर्द जो है वो क्या होता है, वो फसलें कैसे उगाता है, किन कठिन परिस्थितियों में जाता है, और किस तरह से वो फसलें लहलहाती है, और उसके बाद जो है बिचौलिए जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफा कमाते हैं, और जो किसान होता है वो अपनी लागत मूल्य में ही संतुष्ट हो जाता है और ऋण में ही डूबा रहता है। भाई आलू जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो क्या रेट खरीद रहे? आज किसान का बिका 2 रुपया किलो, उसका स्टोरेज किया और आलू मार्केट में 15-20 रुपये से कम तो होगा, ये रेट होगा। तो ये हालात लगा लो कि किसान को 2 रुपया किलो और बाजार में 20-25 रुपया किलो, ये भंडारण की व्यवस्था है, ये इस कानून में है। बाजरा जो मॉल में बिकता है, या वैसे अगर बाजरे का आटा लोगे तो 30-35-40, और दिल्ली के अंदर 60 और 120 रुपए किलो बिकता है, किसान से 11 रुपये खरीदा जाता है। मक्का किसान से 800 से और 8 से 12 रुपये किलो खरीदी जाती है, और बेची 40-50 और 60 रुपये जाती है। यही हाल गेहूं का होगा, पैकेट में वो लगेगा। यहाँ पे एक सर्वे हुआ, किसी भी कंपनी को कोई खोलना होता है, उसको क्या व्यापार करना है, तो एक वो फिजिकल सर्वे उसके करवाता है। देश में एक सर्वे हो गया कि अब क्या व्यापार करना चाहिए बड़ी कंपनियों को, तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार करते हैं। सोना सबसे महंगी धातु पूरी दुनिया में है, कहीं खरीदो कहीं बेच लो, एक किस्म से डॉलर की तरह है, कहीं उसको एक्सचेंज करा लो। उस पर सर्वे करा कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं, और एक महिला 17 बार एक साल में सोने को पहनती है। उन्होंने कहा भी 17 बार पहले सोना खत्म नहीं होता, लोग बनवा के अपने बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन वो जब होता है जब उसके पास में पैसा होता है। फिर किसी ने कहा जी आप, जो राजा महाराजा थे उनका सिस्टम था कि अनाज पर कब्जा करो,
भूख ऐसी चीज है कि एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि भूख का व्यापार करो, सबसे बढ़िया व्यापार है भूख का व्यापार। अनाज पे कब्जा करो, अनाज को गोदामों में बंद करवाओ, रोटी को तिजोरी में रखो कांच में। आप कहीं पे भी जाओगे बाजार में, रोटी खाने पीने का चीज वो शीशे में रखा रहता है, उसकी कीमतें तय करो। अगर भूख लग रही है तो भूख के आधार पर उसकी कीमतें बढ़ाते घटाते रहो। तो ये भूख पे व्यापार करने वाले लोग हैं। रोटी बाजार की चीज नहीं है, रोटी तो जरूरत की चीज है। आपने एक संगठन के किसान संगठन के माध्यम से एक सरकार की नींव हिला दी। उसके बाद अडानी और अंबानी के जो व्यापार थे वो पंजाब में प्रभावित हुए, कई सारे टावर उखाड़ के फेंक दिए गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है। हमने तो कोई ऐसे, आपकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि बहुत सारे लोगों की तरफ से कि उन्होंने पैकेट तैयार करवा लिए थे। पैकेटों के जो फोटो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे जिसमें जियो लिखा हुआ था। फिर उसके बाद अचानक से जो अंबानी है वो ये कहते हैं कि हमने तो, हमारी कोई ऐसी योजना ही नहीं है, हम तो इसमें कोई निवेश ही नहीं करना चाहते। इसको कैसे आप करना चाहते? जियो के फोन लिए थे बहुत लोगों ने। हाँ। पहले जिस घर में एक फोन से काम चल जाता था, आज अगर हम 30 साल पहले ले तो फोन थे ही नहीं। फिर एक लैंडलाइन फोन लगा, उससे सारा घर परिवार कुणबा पूरा गांव उसी से चलाता था। फिर चलो मोबाइल आ गए तो एक फोन आ गया, फिर एक का 10 और लेगा, फिर ने फ्री फोन दे दिए। हर आदमी ने ले लिया, डाटा जानता है कुछ नहीं था, वो डाटा देने लगे फ्री। आज उसका क्या हाल है? यही हाल। आपको लगता है कि ये आपके आंदोलन का असर था कि अंबानी को ये कहना पड़ा कि हम तो निवेश ही नहीं करना चाहते? ये तो करेंगे, निवेश भी करेंगे, ये भी करेंगे, और ये इनके खिलाफ आंदोलन भी होंगे इनके खिलाफ आंदोलन। वसीम बरेलवी ने कहा था कि ऐसे तो एक आंसू ही मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। कुछ ऐसे ही इरादों के साथ राकेश टिकैत किसान आंदोलन के संघर्ष को बिल्कुल पेनी धार से चला रहे हैं। और आज इसी विषय को लेकर वे नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम बड़वानी में आए थे और वे यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं और पूरे देश में वे भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना है कि ये जो आंदोलन है किसानों के हित में, क्या कृषि कानूनों को लेकर सरकार कोई संशोधन करेगी? क्या संसद के अंदर क्या इस पर कोई सार्थक बहस होगी, या किसानों को इसी तरह आंदोलन करना पड़ेगा, या फिर ये किसान आंदोलन सरकार को बदल कर रख देगा? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। NN7 के लिए नवनीत रावल।